जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। निम्न में से कौन सा यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों में लगाया जा सकता है? एक तो होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इंडक्शन टाइप, एक होता है मूविंग आयरन, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा आंसर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी निम्न में से कौन सा यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों में काम करता है? चलित कुंडली यंत्र या प्रेरणिक यंत्र या चलित लोहा यंत्र या स्थिर वैद्युत यंत्र? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जो एमआई टाइप वाले होते हैं वो हमेशा एसी प्लस डीसी दोनों पे कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है एमसी टाइप, दो प्रकार के होते हैं। एमसी वाला किसके ऊपर कार्य करते हैं? सिर्फ डीसी के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? व्हाइटस्टोन ब्रिज या व्हाइटस्टोन जो सेतु होता है तो उस विधि का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध नापने के काम आता है? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस या मीडियम रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कौन सा आंसर होगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये जो व्हाइटस्टोन ब्रिज होते हैं या व्हाइटस्टोन जो विधि होती है उसका उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध नापने के काम आती है? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मध्यम मान के जो रेजिस्टेंस होते हैं। सबसे पहले बताता हूँ रेजिस्टेंस 3 प्रकार की श्रेणी में आते हैं। पहला होता है निम्न मान के रेजिस्टेंस या निम्न मान के प्रतिरोध, तो वो आते हैं 1 ओम से कम, यानी 1 ओम से कम होते हैं, वो तो इसमें आते हैं। दूसरा होता है मध्यम श्रेणी जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है राइट, तो वो होते हैं 1 ओम से लेकर 1 मेगा ओम तक, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा होता है हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च मान के प्रतिरोध, वो होते हैं 1 मेगा ओम से ऊपर जितने भी होते हैं अनंत तक। समझ में आ गया होगा आप सभी को। यानी उच्च मान के प्रतिरोध आते हैं 1 मेगा ओम से जो ऊपर होते हैं वो, और जो मीडियम श्रेणी के होते हैं वो 1 से 1 मेगा ओम तक, जो निम्न श्रेणी के होते हैं वो 1 ओम से कम होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? एक प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एकमात्र उपयुक्त मीटर कौन सा होता है इन चारों में से? चल लोहा प्रकार का, स्थायी चुंबकीय प्रकार का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार का या तप्त वायर प्रकार का? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एकमात्र उपयुक्त मीटर कौन सा होता है? यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी स्थायी चुंबकीय प्रकार का या परमानेंट मैग्नेट प्रकार का। तो ये कौन से मीटर होते हैं? ये होते हैं दोस्तों हमेशा एमसी टाइप, जो मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं जो कि केवल और केवल डीसी के ऊपर कार्य करते हैं, या डीसी के जो जितने भी विद्युत या करंट होती है या वोल्टेज होती है तो उनको नाप सकते हैं। इसका मतलब है परमानेंट मैग्नेट प्रकार के कौन से होते हैं? एमसी टाइप। आपको ध्यान रखना एमसी का पूरा नाम होता है मूविंग कॉइल यंत्र। और जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था एमआई टाइप वाले होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन क्या है? यानी क्यों लगाई जाती है डैम्पर वाइंडिंग? रोटर की गति को स्थिरीकृत करना, या रोटर के दोलनों को दबाना, या आवश्यक स्टार्टिंग बलागुरण को विकसित करना? कौन सा आंसर होगा? या दोनों 2 और 3 यानी बी और सी दोनों होंगे? कौन सा आंसर होगा? तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है या क्यों स्थापित की जाती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 2 और 3 दोनों हो जाएंगे, यानी बी और सी। एक तो होता है ऑसिलेशन रोटर को सरप्रेस करने के लिए, दूसरा होता है आवश्यक स्टार्टिंग बलागुण को विकसित करने के लिए हमेशा डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तुल्यकालिक मोटर को किसके ऊपर प्रचालित किया जा सकता है? केवल लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर, या केवल लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर, या लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर के ऊपर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तुल्यकालिक मोटर को किसके ऊपर प्रचालित किया जा सकता है?
हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर के ऊपर काम में लिया जा सकता है। ये क्या कारण होता है? क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है कभी भी तुल्यकालिक मोटर। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है लैगिंग और लीडिंग दोनों के ऊपर कार्य करने की, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या होता है? समांतर पथों की संख्या में, या धारा प्रवाह की दिशा में, या विद्युत वाहक बल प्रेरण दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। जल्दी से बताइए इन दोनों में अंतर क्या होता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी समांतर पथों की संख्या में। समांतर पथों की संख्या अगर आपसे पूछे किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है तो वो होती है दोस्तों लैप वाइंडिंग के अंदर। आपको ध्यान रखना है समांतर पथों की संख्या लैप वाइंडिंग में वेव वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक होती है। कितनी भी हो सकती है उसका कोई फिक्स नहीं होता है। लैप वाइंडिंग के अंदर हमेशा लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज और हाई करंट, ये आपको ध्यान रखना है। हाई करंट होती है, लो वोल्टेज होती है। और वेव वाइंडिंग होती है, इसके अंदर समांतर पथों की संख्या लैप की अपेक्षा कम होती है और हाई वोल्टेज होती है और लो करंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी समांतर पथों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यही है क्योंकि इसके अंदर धारा ज़्यादा होती है या हाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है। एक तो होती है ग्राउलर परीक्षण विधि, एक होती है श्रेणी टेस्ट लैंप विधि यानी सीरीज जो टेस्ट लैंप होता है, या वोल्टता पतन विधि, या ये तीनों विधियां। कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी ये तीनों विधियां होती है ग्राउलर परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि और वोल्टता पतन विधि। यानी हमेशा एक सॉकेट के सिरे से लगाया जाता है वायर और एक जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके साथ, फिर पता किया जाता है कि इसके अंदर अर्थ दोष है या नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। क्या ट्यूबलाइट नहीं जलेगी, या हमेशा जलती रहेगी, या फ्यूज हो जाएगी, या कुछ देर रुक के जलेगी। कौन सा आंसर होगा। अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्यूज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर धारा कंट्रोल नहीं हो पाएगी। चौक का कार्य होता है धारा को कंट्रोल करना। जैसे वाहनों के अंदर जो पंप होता है वो ऑयल को या डीजल को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो तेल की टंकी भरी होती है, फिर भी सारा तेल खपत नहीं हो पाता है एक साथ। जो पंप होता है उसका कार्य होता है वो बूंद बूंद आगे इंजन के अंदर तेल को सप्लाई करता है। उसी प्रकार से जो चौक होता है वो करंट को धीरे धीरे अंदर यानी ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है। उसी प्रकार से ट्यूब का संचालन सही तरह से बना रहता है, यानी ये कंट्रोलर होता है एक प्रकार से करंट का। अगला हमारे क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब प्रदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणक या पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित्र कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणक हो जाता है 0%, 0.5% या 80% या 100%। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जब प्रदीप दीप के साथ शक्ति गुणक या पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित्र या कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणक हो जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 100% हो जाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या होता है। प्रदीप्त प्रभाव, या गैस विसर्जन प्रभाव, या फोटो विद्युत उत्सर्जन प्रभाव, या प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या होता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गैस विसर्जन प्रभाव। यानी गैस का विसर्जन होने के बाद में ही प्रकाश उत्पन्न होता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। और जो नियॉन साइन नली होती है उसकी लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है, 5 फीट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 250 वोल्ट के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है तो उसका
धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज जो अंकन है वो कितने वाट होगा। यानी आपको करंट प्लस पावर दोनों बतानी है क्रमशः में। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ। इसके अंदर सूत्र होता है VIR, या हम I निकालना है तो I बराबर में हो जाएगा V/R। V कितना है वोल्टेज 250, R कितना है 625। 625 का 250 में भाग देंगे तो 0.4 आएगा, यानी 0.4 एम्पियर ये करंट आ जाएगी। अब हमें पावर निकालनी है, यानी इसका मतलब हमें पता चल रहा है या तो B ऑप्शन होगा या C होगा, दोनों में से एक होंगे, यानी 0.4 से स्टार्ट हो रहा है एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। पावर निकालना है, P बराबर में हो जाएगा VI। वोल्टेज कितनी है 250 गुना में हो जाएगा 0.4। 250 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 100 वाट इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब B आंसर इसका होगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक फ्यूज्ड बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए लैंपों की लड़ी में प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति को लगाना आम बात होता है। इस युक्ति का नाम क्या होता है। यानी एक फ्यूज्ड बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए जो लड़ी होती है, जो हम ब्याह शादियों के अंदर डेकोरेशन के लिए उपयोग में लेते हैं, तो उनके अंदर किस युक्ति को लगाया जाता है ताकि बाय चांस बीच में से कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये लड़ियां हैं वो जलती रहे। कौन सा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A, यानी एनटीसी थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है। एनटीसी थर्मिस्टर का पूरा नाम होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देख लेना ध्यान से, एनटीसी थर्मिस्टर का पूरा नाम है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप जिसको HPMV लैंप बोला जाता है, यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, तो उसकी अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है। ऑर्गन, हेलोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। जल्दी से बताइए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A, यानी ऑर्गन गैस भरी होती है जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होते हैं उनके अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप होते हैं वो कितनी वाटेज में बनाए जाते हैं। 40 से 60 वाट, 80 से 135, 100 से 200 या 250 से 500। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D, यानी 250 से 500 वाट के बीच में बनाई जाती है वो। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है वो समांतर क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में, या श्रेणी और समांतर दोनों में, उपरोक्त सभी में। सड़क के ऊपर जो लाइटें लगी होती है वो श्रेणी में होती है, समांतर में होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A, हमेशा समांतर क्रम में होती है ताकि सभी को वोल्टेज पूरी तरह से प्राप्त हो सके। उसका कंट्रोल एक जगह पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी श्रेणी में नहीं होती है, ये मत लिख देना। कई क्या होते हैं कैंडिडेट्स श्रेणी में कर देते हैं ताकि वो सोचते हैं सभी एक साथ जलती है, इसका मतलब ये श्रेणी में होती है, लेकिन श्रेणी में नहीं होती, समांतर क्रम में होती है ताकि सभी को पूरी वोल्टेज यानी 230 वोल्टेज सप्लाई मिल सके या 250 वोल्ट।